अर्थव्यवस्था में हर छोटी लहर एक बड़ी सुनामी का संकेत हो सकती है। महत्वपूर्ण ये है कि हम लहरों को पढ़ना सीखें। नमस्कार। आज हम इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि एक पहेली को सुलझाने जा रहे हैं। ये एक ऐसी पहेली है जो यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ज़रूरी है ही, लेकिन मुझे लगता है देश के हर नागरिक के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर होगा। पहेली ये है कि एक तरफ भारत की अर्थव्यवस्था के सितारे बुलंदी पर हैं, जीडीपी ग्रोथ शानदार है 8.2%, महंगाई काबू में है, कच्चे तेल की कीमतें भी राहत दे रही हैं, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है। लेकिन इसी अच्छी तस्वीर के बीच भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 90 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार करके लगातार कमज़ोर क्यों हो रहा है? ये तो बड़ी अजीब बात है। अच्छी खबरों के बावजूद हमारी करेंसी दबाव में क्यों है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। बिल्कुल, ये विरोधाभासी ये पैराडॉक्स आज की चर्चा को सबसे दिलचस्प बनाता है। आज हम एक तरह से जासूस बनकर उन ताकतों की पड़ताल करेंगे जो पर्दे के पीछे से रुपए की चाल तय कर रही हैं। हम देखेंगे कि हमारा बढ़ता व्यापार घाटा हमारे आयात और निर्यात के बीच का जो फासला है वो कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। और ये भी समझेंगे कि विदेशी निवेशक जिन्हें हम एफपीआईज कहते हैं वो अचानक हमारे बाजार से अपना पैसा क्यों निकाल रहे हैं। और हाँ, सबसे बड़ा सवाल कि हमारा सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पूरे खेल में कहाँ खड़ा है। एग्जैक्टली। क्या वो चुपचाप सब देख रहा है या इसके पीछे उसकी कोई सोची समझी रणनीति है? तो चलिए इस पहेली की पहली परत हटाते हैं। आमतौर पर तो जब किसी देश की जीडीपी इतनी तेजी से बढ़ रही हो तो दुनिया भर के निवेशक वहां पैसा लगाने आते हैं, जिससे उस देश की करेंसी मजबूत होती है। लेकिन यहाँ तो गंगा उल्टी बहती दिख रही है। ऐसा क्यों? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। हो ये रहा है कि हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था की जो नाव है वो तो काफी मजबूत लग रही है, स्थिर लग रही है, लेकिन समुंदर में जो बाहरी लहरें उठ रही हैं वो बहुत ऊंची और ताकतवर हैं। और फिलहाल ये बाहरी लहरें हमारी नाव पर कह सकते हैं कि भारी पड़ रही हैं। और ये बाहरी लहरें हैं कौन सी? इनमें दो सबसे बड़ी और खतरनाक लहरें हैं। पहली है व्यापार घाटे की लहर और दूसरी है विदेशी पूंजी के बाहर जाने की कैपिटल आउटफ्लो की लहर। ये दोनों मिलकर डॉलर की मांग को आसमान पर पहुंचा रही हैं। और जब किसी चीज की मांग बढ़ती है और सप्लाई उतनी रहती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। यहाँ डॉलर की कीमत बढ़ रही है, यानी रुपया कमजोर हो रहा है। बिल्कुल। ठीक है, तो इन दोनों लहरों को एक एक करके समझते हैं। पहले बात करते हैं व्यापार घाटे की। मतलब हम दुनिया को जितना सामान बेच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा खरीद रहे हैं। आंकड़े क्या कहते हैं इस बारे में? आंकड़े सच कहूं तो थोड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। अक्टूबर के महीने में भारत का जो सामान का निर्यात है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, वो पिछले साल के मुकाबले 11.8% घट गया। 11.8%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये 34.4 बिलियन डॉलर पर आ गया, जो पिछले 11 महीनों में सबसे निचला स्तर है। इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स, कपड़े, लगभग हर बड़े सेक्टर में गिरावट है। पर ऐसा क्यों? दुनिया में हमारे सामान की मांग अचानक कम क्यों हो गई? इसके पीछे 2-3 वजह हैं। एक तो अमेरिका जैसे बड़े बाजारों ने कुछ टैरिफ बढ़ाए हैं, जिसका असर दिख रहा है। दूसरा, एक बेस इफेक्ट भी है। एक मिनट, ये बेस इफेक्ट क्या होता है? इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी छात्र के पिछले साल 95% नंबर आए हों। अगर इस साल उसके 90% आते हैं तो ये अभी भी बहुत अच्छे नंबर हैं। लेकिन पिछले साल की तुलना में तो गिरावट ही दिखेगी। बिल्कुल। पिछले साल अक्टूबर 2024 में हमारा निर्यात 16.6% की जबरदस्त रफ्तार से बढ़ा था। तो उस ऊंचे आंकड़े के सामने इस साल की तस्वीर थोड़ी फीकी लग रही है। और हाँ, अमेरिका के साथ एक बड़े व्यापार समझौते पर जो अनिश्चितता बनी हुई है, उससे भी हमारे निर्यातक थोड़ा सहमे हुए हैं। समझ गई। निर्यात की तस्वीर तो काफी चिंताजनक है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, आयात। क्या वहां से कोई राहत मिल रही है? नहीं, वहां कहानी और भी बिगड़ रही है, और जोरों से बिगड़ रही है। हमारा आयात मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स 16.6% बढ़कर 76.1 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। रिकॉर्ड स्तर पर? हाँ, लेकिन इसमें जो आंकड़ा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है वो है सोने का। एक मिनट, मैं आपको यहाँ रोकूंगी। सोने का आंकड़ा क्या है? अक्टूबर के महीने में भारत ने 14.7 बिलियन डॉलर का सोना आयात किया। कितना? 14.7 बिलियन डॉलर। पिछले साल इसी महीने में यह आंकड़ा 4.9 बिलियन डॉलर था। मतलब लगभग 3 गुना ज्यादा। 3 गुना। ये तो अविश्वसनीय है। सिर्फ एक महीने में सोने पर इतना खर्च। देश में लोग अचानक इतना सोना क्यों खरीद रहे हैं?
क्या सिर्फ त्योहारों की वजह से? त्योहार एक वजह जरूर है, लेकिन इतनी बड़ी छलांग की वजह सिर्फ त्योहार नहीं हो सकते। इसके पीछे एक और बड़ा कारण है सट्टा मांग, या कहिए स्पेक्युलेटिव डिमांड। सट्टा मांग? हाँ, सोने की कीमतें घरेलू बाजार में 1,28,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार जा रही हैं। तो लोगों को लग रहा है कि कीमतें और बढ़ेंगी, इसलिए वो निवेश के तौर पर सोना खरीद रहे हैं। सोना हमारे यहाँ सिर्फ गहना नहीं है, वो मुश्किल समय के लिए एक तरह का सेफ हेवन है, एक भरोसा है। लेकिन इसका नतीजा ये हो रहा है कि हमें इतना सोना खरीदने के लिए भारी मात्रा में डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं, जिससे व्यापार घाटा और रुपया दोनों पर जबरदस्त दबाव बन रहा है। बिल्कुल। समझ गए। तो एक तरफ निर्यात घट रहा है और दूसरी तरफ सोने जैसा आयात आसमान छू रहा है। अब आते हैं दूसरी बड़ी लहर पर, विदेशी निवेशकों का पैसा निकालना। NSDL का डेटा बताता है कि इस साल FPIs ने भारतीय शेयर बाजार से 1.52 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। और ये तब हो रहा है जब हम कह रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है। बाजार के जानकार एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, सुविधाजनक तरलता स्रोत, यानी कन्वीनियंट लिक्विडिटी सोर्स। इसका क्या मतलब है? क्या भारत का बाजार उनके लिए एक ATM जैसा बन गया है? आपका ATM वाला उदाहरण एकदम से ठीक है, यही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि विदेशी निवेशकों को भारत की कहानी पर भरोसा नहीं रहा। बात सिर्फ इतनी है कि पिछले 1 साल में दुनिया के कुछ दूसरे शेयर बाजारों ने भारत से कहीं ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। अच्छा? हमारे बेंचमार्क इंडेक्स भले ही कभी-कभी नई ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो पूरी कहानी नहीं बताते। सच तो ये है कि अमेरिका, जापान या ताइवान के बाजारों में निवेशकों ने कहीं ज्यादा पैसा कमाया है। तो एक ग्लोबल निवेशक के तौर पर वो वहां से पैसा निकालेंगे जहां कम कमाई हो रही है और वहां लगाएंगे जहां ज्यादा कमाई की उम्मीद है। बिल्कुल, गलती हमारी नहीं है, लेकिन दुनिया में दूसरी जगह पार्टी ज्यादा जोरों पर चल रही है। लेकिन क्या ये एक अदूरदर्शी सोच नहीं है? भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ की कहानी तो अभी भी मजबूत मानी जाती है। बिल्कुल है, और ये एक बहस का मुद्दा भी है। कई विश्लेषक मानते हैं कि ये शॉर्ट टर्म सोच है, लेकिन ग्लोबल फंड मैनेजरों पर हर तिमाही अच्छे नतीजे देने का दबाव होता है। वो लंबी कहानी के लिए इंतजार नहीं कर सकते, और इस पैसे के निकलने का सीधा असर हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहा है। हमारी तिजोरी पर? हाँ, देश की वो तिजोरी जिसमें हमने मुश्किल वक्त के लिए डॉलर और दूसरी विदेशी मुद्राएं बचाकर रखी हैं। सितंबर से नवंबर के बीच ही ये तिजोरी करीब $12 बिलियन खाली हो गई है। तो तस्वीर अब साफ हो रही है। व्यापार घाटे की लहर और FPIs के पैसा निकालने की लहर दोनों मिलकर रुपए को नीचे धकेल रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, समंदर में इतनी ऊंची लहरें उठ रही हैं और RBI जो हमारा लाइफ गार्ड है वो किनारे पर बैठा बस देख रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि RBI रुपए को बचाने के लिए कुछ खास नहीं कर रहा? ये आज का $1 मिलियन क्वेश्चन है, और इस पे विशेषज्ञों की राय भी बटी हुई है। एक पक्ष है जिसमें DBS बैंक की राधिका राव जैसे अर्थशास्त्री हैं। उनका मानना है कि ये RBI की एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। वो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट या रियर नाम के एक इंडिकेटर की ओर इशारा करती हैं। रियर? ये क्या है? देखिए, रियर को आप ऐसे समझिए कि ये महंगाई को एडजस्ट करने के बाद रुपए की असली ताकत बताता है बाकी देशों की करेंसी के मुकाबले। जब ये 100 से नीचे होता है तो इसका मतलब है कि दुनिया के लिए हमारे बनाए हुए सामान थोड़े सस्ते हो गए हैं। जैसे किसी दुकान पर सेल का टैग लग गया हो। क्या बात है, बिल्कुल सही समझा आपने। ये हमारे निर्यातकों के लिए अच्छी खबर है। तो एक थ्योरी ये है कि RBI जानबूझकर रुपए को थोड़ा कमजोर रहने दे रहा है ताकि हमारे निर्यात को थोड़ा सहारा मिल सके, जो कि वैसे भी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अच्छा, ये तो एक नजरिया हुआ, लेकिन इसका कोई दूसरा पहलू भी है? बिल्कुल है। दूसरा पक्ष, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के मदन सवनविश, एक ज्यादा व्यवहारिक बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि RBI की इस चुप्पी ने बाजार में एक अजीब सा माहौल बना दिया है। जिन्हें सामान आयात करना है वो इस डर से जल्दी जल्दी डॉलर खरीद रहे हैं कि कहीं रुपया और न गिर जाए, और जिन्हें निर्यात से डॉलर मिले हैं वो बेच ही नहीं रहे। बिल्कुल, वो इस उम्मीद में डॉलर रोक कर बैठे हैं कि शायद कल बेहतर रेट मिलेगा। इस चक्कर में डॉलर की मांग और बढ़ गई है और सप्लाई घट गई है। उनका मानना है कि RBI की चुप्पी को बाजार कमजोरी की निशानी मान रहा है। तो RBI के सामने एक धर्म संकट जैसी स्थिति है। करे तो क्या करे? अगर वो अपने भंडार से डॉलर बेचकर रुपए को बचाता है तो देश की तिजोरी खाली होती है, और अगर नहीं बचाता तो आयात महंगा होता है,
जिससे आयातित मुद्रास्फीति का खतरा बढ़ता है। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से सारांशित किया है। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि आरबीआई एक सॉफ्ट टच अप्रोच अपना रहा है। वो शायद अपने डॉलर उस दिन के लिए बचा रहे हैं जब बाजार में घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो इस पूरी उथल-पुथल को देखते हुए भविष्य का मौसम कैसा दिख रहा है? 2026 के लिए रुपए का क्या अनुमान है? देखिए, मौसम का पूर्वानुमान लगाना हमेशा मुश्किल होता है। ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका का फेडरल रिजर्व उम्मीद के मुताबिक ब्याज दरों में कटौती करता है तो 2026 में डॉलर विश्व स्तर पर थोड़ा कमजोर हो सकता है। लेकिन क्या इसका फायदा रुपये को मिलेगा? हाँ, बड़ा सवाल यही है और ये निश्चित नहीं है। ये कई अगर मगर पर निर्भर करेगा। वो अगर मगर क्या है? पहला अगर है अमेरिका के साथ हमारा व्यापार सौदा। अगर वो हो जाता है तो ये निर्यात के लिए एक बड़ा बूस्टर डोज होगा। दूसरा मगर है सोने का आयात। अगर देश में सोने की ये दीवानगी जारी रही तो व्यापार घाटे पर दबाव बना रहेगा। तीसरा बड़ा फैक्टर है कच्चे तेल की कीमतें। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत के अपने शेयर बाजार का प्रदर्शन। मतलब अगर हमारा बाजार दुनिया के बाकी बाजारों से बेहतर रिटर्न देना शुरू कर दे तो जो एफपीआईज आज एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं वो कल वापस आकर डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो आज के इस गहरी चर्चा का सार ये है कि रुपए की कमजोरी किसी एक विलन की कहानी नहीं है, बल्कि कई किरदारों का मिला-जुला नाटक है। असल कहानी ये है कि भारत की अच्छी जीडीपी ग्रोथ की चमक फिलहाल विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए काफी नहीं है। रुपया एक तरह से इस छुपी हुई सच्चाई का आईना बन गया है। बिल्कुल। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं हमारे श्रोताओं, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। हम देख रहे हैं कि आरबीआई निर्यात को बढ़ावा देने, महंगाई को काबू में रखने और विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। सवाल यह है कि भविष्य में मुद्रा की स्थिरता के लिए भारत का सेंट्रल बैंक और सरकार बाजार में सीधे हस्तक्षेप के अलावा और कौन से वैकल्पिक नीतिगत उपकरणों, मतलब ऑल्टरनेटिव पॉलिसी टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हमें सोने की आयात को हतोत्साहित करने के लिए कोई स्कीम लानी चाहिए या फिर लंबी अवधि के निवेश को कोई खास प्रोत्साहन देना चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा। एक बेहतरीन सवाल। आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको रुपए की इस जटिल कहानी को समझने में मदद मिली होगी। अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय या इस सवाल पर अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।